यादों का सिलसिला। आइए सुनते हैं गजल गायक चंदन दास से ममता सिंह की बातचीत। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए। अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए। दोस्तों मेरे साथ आज खास मेहमान हैं जिनकी आवाज में कशिश है, जिनकी आवाज के संग हम गुनगुनाते हैं। वो हैं मशहूर गजल गायक और भजन गायक चंदन दास। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार नहीं, ये मेरा दिल है तेरे शहर का बाजार नहीं। हर किसी हाथ में बिक जाने को तैयार। आज अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं मशहूर गजल गायक चंदन दास। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चंदन दास जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शुक्रिया ममता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ हमें बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको विविध भारती के स्टूडियो में? वैसे आपका ताल्लुक रेडियो से पहले से रहा? बचपन से ही रहा रेडियो से ताल्लुक, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़े दिन पहले भी आया था और आता रहता हूँ क्योंकि रेडियो से बचपन का यादें काफी जुड़ा हुआ है। आते रहते हैं यहाँ पे काफी कुछ। जब भी आते हैं यहाँ तानपुरा, हारमोनियम सब यहाँ देख के, और यहाँ के एक अलग एटमॉस्फेयर है जो कि पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा कर देती हैं। तो अब पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो रही हैं, तो हम आपको यादों के गलियारों में ही लेके चलते हैं और ले चलते हैं आपको बचपन की ओर। आप बताइए, बचपन कैसा था? मुर्शिदाबाद में बीता आपका बचपन? जी हाँ, मुर्शिदाबाद में, कलकत्ता के पास है। और बचपन से ही शौक पैदा जो हुआ गाने का, वो बहन गाती थी, मेरी कजन सिस्टर जी। और जो सिखाने के लिए जो आते थे गुरु, उनको मैं सुनता था और मैं बैठा रहता था वहाँ, क्या सिखा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बजा रहे हैं, तुम बजा सकते हो, तुम बैठे हुए कुछ ना कुछ करो। मैंने बोला ठीक है, आप बता दीजिए कैसे उसको बजाना है। टेबल बजाना आता है तुमको? तो मुझे तबला तो नहीं बजाना आता था, तो टेबल मैंने बजाया। तो बोले देखो ऐसा नहीं है, ये तबले पे ये बोल जो है इसको प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगा और शौक भी पैदा हुआ। तो गुरुजी जब नहीं होते थे तो हम, बहन गाती थी, मैं उसके साथ साथ ठेका देना शुरू हो गया। अच्छा। शुरुआत वहीं से हुई, तबले बजाने से। तो ये बताइए हमें कि आपका तबला बजाना कब तब्दील हो गया हारमोनियम और तानपुरे में और तमाम साजों में? कितने साल के थे तब? तब मैं था लगभग 15-16 साल का था जी। अच्छा। तबला बजाते बजाते फिर गाने की तरफ झुकाव हुआ, फिर वहाँ से शुरू हुआ रियाज करना। ये तो हमारे फादर जो हैं वो नहीं चाहते थे कि मैं गाने में, क्योंकि बिजनेसमैन है हमारे फादर जी। तो टोटल ये चाहते भाई तुम क्या कर रहे हो ये सब। लेकिन ज्यादातर मेरा टाइम अब म्यूजिक की तरफ ही झुकाव हो रहा था। बहन की शादी हो गई, उसके बाद बिल्कुल गाने का सिलसिला बंद हो गया। फिर मैं क्या करता, फिर मैं देखता था कौन आर्टिस्ट है यहाँ पे, छोटी सी जगह है, उनके घर जाके रियाज करता था मैं। हमारे घर में तो हारमोनियम था ही नहीं, फादर ने सब निकाल दिए थे। फिर इसी तरह शुरू हुआ, फिर दोस्तों के घर में जाके कुछ टाइम वहाँ बिताना। तो यहाँ से गाने का सिलसिला शुरू हुआ। तो फिर बताइए, उन दिनों को याद करते हुए कौन सा गाना आप श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे या कोई अपनी गाई हुई? मैं लता जी को मैं बहुत सुनता था, तलत महमूद को मैं बहुत सुनता था। मैं चाहूंगा कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। सुनते हैं ये गाना।
चंदन जी, ये गाना हमने श्रोताओं को आपकी ओर से सुनवाया और अब बचपन की बातें चल रही हैं। जी। बचपन में अक्सर होता है, ये तो गायन की बातें हमें बहुत तफसील से करनी है आपसे। हमें बताइए कि पढ़ाई कैसी थी आपकी, मतलब पढ़ने में किस तरह थे? पढ़ाई में इतना मन नहीं लगता था मुझे। फादर हमेशा लगे रहते थे पीछे, भाई तुम पढ़ो पढ़ो। बहुत मुश्किल से हमने 12वीं तक हमने पढ़ाई की। उसके बाद फिर मुझे घर में मन नहीं लगा, क्या करें। तो हमारे फादर के फ्रेंड थे पटना में, तो मैं बंगाल से मैं बिहार चला गया। खेलकूद में था, फुटबॉल वगैरह हम खेलते थे क्योंकि हमारे फादर फुटबॉलर थे। क्योंकि अक्सर हमने सुना है कलाकारों के अंदर जो कला होती है, उस कला को निखारने के लिए पढ़ाई के दिनों में डांट भी खानी पड़ी है। जी। तो ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ है कोई ऐसा? बहुत ज्यादा डांट, मतलब कई बार तो ऐसा होता था कि भाई घर बंद करके फादर चले जाते थे कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। अच्छा। तो कोई खास घटना याद आ रही है? बस एक बार ऐसे ही था कि एग्जाम था मेरा और हम गए नहीं अपना एग्जाम देने के लिए। कुछ फादर ने कुछ बात कर दी उन्होंने। मुझे शाम को मेरे पास आए कि तुम गए नहीं। अच्छा। बोले तुम्हारा साल खराब हो जाएगा, बिल्कुल तुमने बहुत गलत किया, ये तुम कल जाओ और बात करता हूँ, एक्स्ट्रा क्लास लेके तुम उसको एग्जाम दो और पढ़ाई लिखाई करो। फिर मुझे समझाया, फिर मैं एग्जाम वगैरह दिया हमने। तो अब स्कूल का जिक्र चला है, तो स्कूल के दिनों में अक्सर स्कूल के दिनों में ज्यादातर मैं जैसे कबड्डी वगैरह वहाँ का भी मशहूर था, कबड्डी खेलता था। और गाने का जैसे फंक्शन वगैरह जैसे हुआ करता था, पूजा में कोई भी फंक्शन तो हुआ गाते थे तो उसमें मैं भाग लेता था। फिल्मी गाने गाता था मैं। उस टाइम रफी साहब के गाने, तलत महमूद के गाने, काफी फिल्मी गाने गाता था। अच्छा। गजल के बारे में पता ही नहीं था कुछ भी। जी। लेकिन वो फिल्मी गजल थी वो। तो कौन कौन सी वो गजलें होती थी फिल्मी या फिल्मी गाने? जैसे वो मुझे बहुत पसंद था वो रफी साहब का, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाए कश्ती कभी खो गया किनारा। जी। ये बहुत पसंद था मुझे। और कुछ याद आ रही? हो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, बजू आवरा। जी, दर्दीले। ये मैं बहुत गाता था, लोग बहुत पसंद करते थे। जी। तो पिताजी नहीं चाहते थे कि आप गायन के क्षेत्र में जाएं और व्यापार संभालने का आपसे अनुरोध करते थे। जी। तो कभी उनकी डांट भी खानी पड़ी गाने के लिए? गाने के लिए वो तो चाहते ही नहीं थे कि मैं गाऊं। तो आपको गाते हुए कहते थे कि तुम दुकान में बैठो। हमारे मिठाई की दुकान थी। बस यहाँ दुकान में बैठो, तुम्हें गाने की कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फंक्शन में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। और पढ़ाई करो। और मैं वो ऑपोजिट दूसरी तरफ चलता था मैं। दूसरी तरफ। तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ लगा रहता था। जी, बड़ी दिलचस्प है ये बातें। बताइए उन दिनों को, स्कूल के दिनों को, कॉलेज के दिनों को और पिताजी को याद करते हुए कोई गाना आपके जहन में आ रहा है जो श्रोताओं को सुनवाएंगे? उन दिनों मतलब खास तौर से जैसे एक देशभक्ति के गाने बहुत मुझे अच्छा लगता था। जैसे कि है प्रीत जहां की रीत सदा, मनोज कुमार की पूरब और पश्चिम फिल्म का गाना। ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो सुनवाए श्रोताओं को। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा।
का मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। चंदन दास जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गानों के बारे में बताया आपने कि मुश्किल था आपके लिए गाना, लेकिन फिर भी एक गायक जब गायन की ओर बढ़ता है तो जरूरी होता है उसे सीखना तालीम। तो तालीम कैसे ली आपने और किससे ली? मैं बचपन में तो जो बहन को जो गाना सिखाते थे, थोड़ा बहुत वहाँ से हमने, जैसे सारेगामा जो बेसिक जो ट्रेनिंग है वहाँ से हमने थोड़ा बहुत लिया। उसके बाद जब मैं घर से निकल के जब मैं पटना आ गया, तो पटना में आके मैं वहाँ रेडियो से मैं जुड़ गया। अच्छा। ये 17-18 साल के उस टाइम पे मैं था, तो रेडियो से जुड़ गया वहाँ। और कैजुअल उसमें मैंने ऑडिशन दिया, और वहाँ एक रेडियो में थे डी काले साहब, उनसे फिर मैं गाना सीखा। सुगम संगीत क्लासिकल एक्चुअल। अच्छा, वो शास्त्रीय संगीत जी। तो यहाँ से आपके गायन की शुरुआत हुई? वहाँ से शुरू हुआ, और वहाँ छोटा छोटा प्रोग्राम्स वगैरह भी। तब तक मेरी पढ़ाई जो है समझ लीजिए कि थोड़ा खत्म हो गया एक तरह से। फिर गाने की तरफ भी मतलब ध्यान हो गया, क्योंकि वहाँ कोई था नहीं मेरे साथ।
जी, अक्सर ये देखा गया है कि एक फनकार का फन उसे विरासत में मिलता है, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ। नहीं। तो गजल गायकी की दुनिया में किस तरह की फिर मशक्कत आपको करनी पड़ी? जी, गजल गायकी की ये हुआ कि मैं तलत महमूद और लता जी को तो मैं सुना ही करता था, लेकिन फिर उन दिनों ऐसा हुआ कि हमें रेडियो सुनता था और मेहदी साहब को सुनता था, मेहदी हसन साहब को। तो एक नई आवाज़ उस टाइम पे मैंने सुना कि ये कौन गा रहा है, बहुत अच्छा गाता है ये। तो फिर मैंने पूरा उसको खोज लिया कि कैसे ये कहाँ मिलेगा, कैसे हुआ, सिंगर है कोई। तो रेडियो से मेरे को पता चला कि ये है मेहदी हसन है। और तो उनको सुन के फिर मैं अपने गुरु से मैंने उनको भी सुनाया और उन्होंने कहा कि भाई तुम क्लासिकल अगर सीखोगे तो 15-20 साल वैसे लग जाएंगे, बहुत टाइम लगता है। और अगर तुम लाइट म्यूजिक तुम सीखना चाहते हो तो मेहदी हसन साहब को तुम इनके गाने उनको गाया करो। जी। तो मैं उनको फॉलो करता रहा धीरे धीरे। और वहाँ जो जैसे कि पटना में बहुत कल्चरल एक्टिविटी बहुत था उस टाइम पे, तो जैसे छोटे प्रोग्रामों में गाना वो मैं शुरू कर दिया। तो उनकी जब मैं गजलें गाया करता था तो लोग पूछते थे कि भाई ये कहाँ के गाने हैं, ये तो हमने सुने ही नहीं, बड़े अच्छे लग रहे हैं ये। तो वहाँ पे पहला जो मेरा प्रोग्राम वहाँ पे हुआ पटना में, IMA हॉल करके है एक, तो पहली बार वहाँ प्रोग्राम हुआ। और वहाँ बॉम्बे से यहाँ से गए हुए थे उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, तो उनका प्रोग्राम था और मेरा गजल का था, उनका क्लासिकल का था। अच्छा। तो वो प्रोग्राम मेरा पहला था। उसके बाद लोगों से इतना अच्छा रिस्पांस मिला, पेपर पब्लिसिटी ये वो बहुत, तो मैं पटना में एक पॉपुलर हो गया मैं। अच्छा। हाँ, लोगों में। तो गजल गायक के रूप में? हाँ, गजल गायक के रूप में। और थोड़ा मतलब जैसे उन दिनों मेहदी साहब के गाने, रफ़ी साहब के गाने एक दो, और इस तरह करके मैं छोटा दशहरा वगैरह में बहुत प्रोग्राम हुआ करता था वहाँ पे। तो ऐसे ही प्रोग्राम देने लगे और रेडियो से कंटिन्यू मैं आर्टिस्ट था वहाँ से मैं करता रहा, प्रोग्राम करता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। और फिर उसके बाद एक प्रोग्राम और मैंने वहाँ दिए दूसरे किसी क्लब में। तो वहाँ पे एक सज्जन मुझे मिला और मेरे को कहने लगे कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे साथ दिल्ली चलिए, वहाँ मेरे रिश्तेदार हैं, वहाँ आपको कुछ फेवर आपको करेंगे। वो आपको दूरदर्शन भी वहाँ पे है दिल्ली में, उस टाइम सिर्फ दूरदर्शन ही था और कुछ था ही नहीं जी। और एक ही चैनल था उस टाइम पे। ये मैं 79 की बात कर रहा हूँ जी। उसके बाद मैं उनके साथ दिल्ली आ गया। अच्छा। पटना छोड़ के। मतलब फिर उस समय जो फिर चेंज हुआ मेरा जिंदगी का काफी, वहाँ से एक रास्ता, नया रास्ता मुझे मिला और उन्होंने सब कुछ मेरे लिए किया। तो उनके घर में प्रोग्राम रखे, उन्होंने प्रोड्यूसर को बुलाया रेडियो से, फिर वहाँ की मशहूर प्रोड्यूसर थी टीवी की नैना देवी जी, वो आई, फिर मुझे सुना। और 2 महीने के बाद 31 का प्रोग्राम होना था, न्यू ईयर का प्रोग्राम। अच्छा। तो बहुत पॉपुलर होता था, लोग इंतजार करते थे। जी जी जी। तो न्यू ईयर के प्रोग्राम में मुझे मौका मिला और मैं दूरदर्शन पे जी, ब्लैक एंड व्हाइट बाकायदा इंतजार करते थे, बैठ के देखा करते प्रोग्राम। तो वहाँ प्रोग्राम दिया और पहली बार तो मुझे आइडिया ही नहीं था कैसे यहाँ पे। तो वो जब वो प्रोग्राम आया 31 को और मैं गालिब की गजल में गाया था उसमें, तो उसमें काफी लोगों ने उसको देखा और पसंद किया कि ये कौन लड़का है भाई, कैसा गा रहा है, कहाँ पे रहते हैं, क्या है ये। तो वहाँ पे मैं थोड़ा पॉपुलर हो गया दिल्ली में। जब दिल्ली में प्रोग्राम्स वगैरह इधर हुए तो मैं उनको कहा कि भाई अब मैं दिल्ली में ही रहूंगा। तो उन दिनों पंडित मणि प्रसाद जी से मेरी मुलाकात हुई जी। उनसे फिर मैं क्लासिकल सीखना शुरू किया। तो 5 साल तक मैं वहाँ दिल्ली में फिर उनसे सीखता रहा। बाकी रोजी रोटी के लिए छोटा मोटा प्रोग्राम मैं करता था। ये सिलसिला शुरू हुआ मेरा। तो एक तरह का संघर्ष था जी, बहुत ज्यादा। उन संघर्ष को लेकर, संघर्ष की क्या यादें हैं? कोई हमें यादगार बात बताइए कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे दिल्ली में, फिर दिल्ली से मुंबई किस तरह से आना हुआ, वो बताइए हमें। मैं बता रहा हूँ कि जब दिल्ली में था तो सतीश भाटिया जी थे वहाँ म्यूजिक डायरेक्टर, उनके पास मैं गया। उन्होंने सुना मुझे और उन्हें बताया कि भाई ये कंपोजिशन है, आपको गाना है। तो मैं नहीं गा पा रहा था। तो मैं बोला कि यार आप तो रेडियो में गाते हो, बहुत अच्छा ये वो, क्यों आप कंपोजिशन क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? बोले नहीं, मुझे कुछ डर सा लग रहा है, तो मैं कंपोजिशन में नहीं उठा पा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, फिर आप ऐसा करो, आप ये कंपोजिशन ठीक करके फिर आप ले जाओ, इसको टेप करके ले जाओ, फिर सुन के फिर देन मेरे को आप बताओ। तो मैं आया वहाँ, फिर भी अच्छी तरह से नहीं हो पाया। फिर बोला ठीक है, तुम ऐसा करो, रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग करो। तो जब पहला जो मैंने टेक किया वहाँ
और पहला टेक में ओके हो गया। क्या बात है। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने बोला अरे रिहर्सल में तो इतना अच्छा था ही नहीं, ये कैसे इतना ये हो तो गया। फिर से ले लीजिए ऐसा। फिर से ले लीजिए, कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, पहला टेक ओके। तो वो कौन सी गजल थी, याद है, गुनगुना सकते हैं? वो मेहदी साहब की गजल थी, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बाद नौ बहार चले। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा हमें सुनकर। और इतनी देर से बातचीत जारी है, लेकिन गुनगुनाने का अनुरोध मैं पहली बार कर पाई हूँ। और अब हम जानना चाह रहे हैं आपसे कि दिल्ली में आपने बताया, पटना की बातें बताई, दिल्ली की बातें बताई, अब हमें बताइए कि दिल्ली से मुंबई तक का सफर आपने कैसे तय किया और कैसे आए? अच्छा, दिल्ली में ऐसे में छोटा मोटा प्रोग्राम तो करते रहा, और दिल्ली में मैं पंडित मणि प्रसाद जी से मैं तालीम लेता रहा। उसके बाद वहाँ का एक प्रोग्राम में गाने के बाद एक कंपनी शपथ गुरु बानी के कंपनी था वहाँ पे, तो उन्होंने जो है मुझे कहीं सुना और उन्होंने कहा कि भाई आपको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। जी हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, बोले सिर्फ गजल करेंगे और ये एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये देखेंगे कि कैसा चल रहा है क्या है। तो उन्होंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद वो कैसेट जो है, उन दिनों गजल काफी मतलब यहाँ पे जैसे जगजीत सिंह, चित्रा सिंह के तो एल्बम आ चुके थे, उसके बाद जगजीत सिंह प्रेजेंट तलत अजीज को उन्होंने रिकॉर्ड किया। और तलत अजीज साहब का प्रोग्राम था यहाँ पे दिल्ली के पास रामपुर में, उनका कोई प्रोग्राम था। तो प्रोग्राम देके जो वो गाड़ी में दिल्ली आए, वापस आए, तो गाड़ी में वो मेरा कैसेट था। अच्छा अच्छा। तो वो कैसेट तलत भाई ने सुना जी। और सुन के वो कहने लगे कि भाई किसका गाना है, कहाँ, ये तो मुझे लग रहा है कि कोई बाहर का आर्टिस्ट है, यहाँ का तो नहीं है, इंडिया का नहीं लग रहा है मुझे। तो बोला नहीं, ये दिल्ली में रहते हैं जी। तो उनके दोस्त के पास वो गए और वो मुझे जानते थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोले भाई तुम आ जाओ यहाँ पे, बॉम्बे से तलत अजीज साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुझे मिले और उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि भाई जो नए लोगों को म्यूज़िक इंडिया कंपनी जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बॉम्बे आएँ और मैं आपका 1-2 प्रोग्राम भी कराऊंगा और वहाँ बात करेंगे फिर कंपनी से क्या करना है क्या है। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, मैं चला गया और यहाँ पे 1-2 शो भी किए जिसमें सारे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर जो बड़े बड़े थे वहाँ उसमें मौजूद थे, सिंगर भी थे। और फिर उन्होंने म्यूजिक इंडिया से मेरी बात करवाई और फिर वही पुराना जो कैसेट था मेरा, वो कैसेट सुन के वो म्यूजिक इंडिया वालों ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो सब हो चुके थे, सारे जितने भी आर्टिस्ट थे साइन किया और फिर 6 महीने के बाद फिर मेरा यहाँ रिकॉर्डिंग उन्होंने डेट दी। फिर मैं आया यहाँ बॉम्बे। तो उन दिनों एलपी रिकॉर्ड जो है, अच्छा हाँ, वो बनता था, कैसेट नहीं आया था उस टाइम पे जी। तो एलपी रिकॉर्ड जो है मेरा हुआ। इंट्रोड्यूसिंग चंदन दास 82 में मेरा पहला एल्बम आया। तो वो लम्हा कैसा था? बहुत मुश्किल तो थी क्योंकि यहाँ कोई रहने की जगह नहीं थी, कहाँ ठहरेंगे, होटल में आके ठहरा, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम था कहाँ, फिर उसमें रिकॉर्डिंग भी करो, वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग हो रहा है, वो भी उधर जाना है, और मैं आने जाने में ये सब प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, ये मेरी ख्वाहिश थी कि एलपी रिकॉर्ड भी मेरा निकलेगा कभी जी, ये मैं सोच ही रहा था कितने सालों में, कहाँ पटना कहाँ दिल्ली सीखने के बाद अभी ये वो मौका आया है, तो हम कुछ भी करेंगे हम क्या। सही बात है, ख्वाहिशों को अंजाम देने के लिए जद्दोजहद क्या मायने रखते हैं। दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात
जज्बात अधूरी रहती, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, दिल न मिलते। तूने दामन में छुपाए मेरे आंसू, वरना तूने दामन में छुपाए मेरे आंसू, वरना मेरी आँखों की ये बरसात अधूरी रहती, मेरी आँखों की ये बरसात अधूरी रहती। बात तो होती मगर बात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती, दिल न मिलते तो मुलाकात अधूरी रहती। इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जाने माने गजल गायक और भजन गायक चंदन दास। जब आपके पास फोन गया मुंबई से दिल्ली, तो आपके मुताबिक संघर्ष के दिन थे और संघर्ष के दिन में कोई कामयाबी की किरण चमकती है कहीं से, तो एक अलग सा एहसास होता है ना। तो क्या एहसास था वो दिन, हमें बताइए याद करके। वो क्या है कि मैं जो प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम करने के बाद रात को जब वो तलत भाई के फ्रेंड ने जो मुझे फोन किया और कहने लगे कि भाई मैं इधर ठहरा हूँ होटल में, आप इधर आ जाइए मिलने के लिए। और जब उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है कि आप इंटरेस्टेड हैं मुंबई जाने के लिए, मुंबई जाने के लिए इंटरेस्ट, क्या करना होगा, तुम्हें रिकॉर्डिंग करना है, वहाँ पे म्यूजिक कंपनी जो है वो नए लोगों को प्रमोट कर रहा है, उसके लिए। तो मैंने बोला बिल्कुल आऊँगा। तो मेरे लिए तो बिल्कुल वो रात को मैं सो ही नहीं पाया। नींद नहीं आई कि भी कभी हम सोचते थे कि अच्छा रिकॉर्ड बनेगा, और मेरा क्योंकि कैसेट का जमाना तो था ही नहीं जी, सिर्फ एलपी रिकॉर्ड था बस। तो ये ऐसा ये था मेरा उस टाइम कि मैं बिल्कुल एकदम से वो हो गया और भावुक हो गया उस टाइम पे, और रात को मुझे नींद ही नहीं आया जी। नहीं आई नींद। तो जब नींद नहीं आ रही थी तो जब एक गायक जी हारमोनियम लेके बैठ गया फिर तो कौन सा वहाँ रिकॉर्ड करूंगा, क्या करूंगा, कैसे गाना होगा, क्या होगा, क्या बोलेंगे। फिर वही जो उस टाइम पे मुझे 2 गजलें मिली थी, एक तो न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, और ये चिराग बेनजर है, ये सितारा बेजुबां है, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। ये चिराग बेनजर है, ये चिराग बेनजर है, ये सितारा बेजुबां है, अभी तुझसे मिलता जुलता, अभी तुझसे मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है। ये चिराग
शख्स जिस पे अपने दिलो जान निसार कर दूं, वही शख्स जिस पे अपने दिलो जान निसार कर दूं, वो अगर खफा नहीं है, वो अगर खफा नहीं है, तो जरूर बदगुमा है ये चराग बेनज़र है। कभी पाके तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना, कभी पाके तुझको खोना, कभी खो के तुझको पाना, ये जन्म जन्म का रिश्ता, ये जन्म जन्म का रिश्ता, तेरे मेरे दरमियां है ये चराग बेनज़र है। रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, उन्हीं रास्तों ने जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे, मुझे रोक रोक पूछा, मुझे रोक रोक पूछा, तेरा हम सफर कहाँ है, ये चराग बेनज़र है, ये सितारा बेज़ुबां है, अभी तुझे से मिलता जुलता कोई दूसरा कहाँ है, ये चराग बेनज़र है। चंदन दास जी, नजी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ये मेरी भी पसंदीदा गजल है। अच्छा, डॉक्टर बशीर बद्र साहब की। तो हम चाहते हैं कि मेरी इल्तिजा है कि आप गुनगुनाएं भी। नजी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, नजी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुज़ारा कहाँ रात की, कहाँ दिन गुज़ारा कहाँ रात की, नजी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, नजी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई
से कुछ खबर ही नहीं। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। उजालों की परियां नहाने लगी, उजालों की परियां नहाने लगी, नदी गुनगुनाई ख्यालात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, मैं चुप था तो चलती हवा रुक गई, ज़बां सब समझते हैं जज्बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूब। तो ये तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हमें लगता है, हम फिर से तलत अजीज साहब के पास लौटते हैं और आपकी यादों को टटोलते हैं। जी। हमें बताइए, तलत अजीज साहब से जो आपकी मुलाकात हुई, फिर उनसे मित्रता हुई होगी आपकी, जी। तो उनके बारे में हमें बताइए कि किस तरह का आपका साथ रहा, कैसी हंसी ठट्ठे कह कहे वो महफिलों की बातें, वो बताइए हमें। बस ये है कि उन्होंने जब मैं मुंबई आया तो मेरे उन्होंने प्रोग्राम्स 2-4 फिक्स करे, उन्होंने घरों में मैंने गाया, और तलत भाई हमको म्यूजिक इंडिया लेके जाया करते थे जी। फिर जब मेरा पहला एल्बम हुआ तो वेस्टर्न आउटडोर में सारा जो भी अरेंजमेंट था, ये एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट के लिए इतना बड़ा काम किया। मैं इसके लिए हमेशा उनको याद करता रहता हूँ कि एक ही मतलब गज़ल सिंगर है और दूसरे गज़ल सिंगर के लिए इतना उनके दिल में इतना प्यार जी। तो ये बहुत मेरे को टच किया है ये चीज़, हमेशा उनको याद करता हूँ मैं जी। तो उनकी पर्सनालिटी है, उनकी कोई खासियत हमें बताइए, क्योंकि हम उनकी गज़लें सुना करते हैं लेकिन ऐसे एक इंसान के रूप में पता नहीं चलता। जी, बहुत अच्छे इंसान है, खास याद जुड़ी है उनसे, बहुत अच्छे इंसान है। जब रिकॉर्ड करने जब मैं आया तो मैंने कहा कि तलत भाई आप बताइए कि मैं क्या करूं, तो बोले कुछ नहीं, तुम बॉम्बे आ जाओ। जब यहाँ मैं शुरू में आया था तो मेरे रहने का इंतजाम वगैरह सब उन्होंने ही किया। अच्छा, बहुत बड़ी बात है ये, कहीं भी लेके जाना लेके आना, गाड़ी से अपना लेके जाते थे आते थे। बहुत अच्छे इंसान हैं और किसी से भी इंट्रोड्यूस करते थे, भाई ये चंदन दास जी हैं, दिल्ली से आए हैं, आप इनको सुनिए। प्रोग्राम में भी हम मेरे लिए काफ़ी कुछ
बोलते थे हमेशा। तो अब तलत अजीज साहब के नाम कोई गाना होगा? बिल्कुल, उनका फेवरेट गजल है, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। क्या बात है बहुत ही बेहतरीन हमारी पसंदीदा गजल। और मुझे लगता है कि जो स्कूल कॉलेज में जब पढ़ाई हो रही होती है तो ये गजलें अपने दिल के बड़ी करीब होती हैं। जी। और ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई। जी जी। तो ये गुनगुनाएंगे? कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। वाह। तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून तुझे देखने के बाद। आवाज दे रही है मेरी जिंदगी मुझे, जाऊं मैं आ न जाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। सर किस तरफ झुकाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल सुनाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया, तेरी निगाह मस्त ने मखमूर कर दिया, क्या मैं कदे को जाऊं तुझे देखने के बाद, अब क्या गजल
चंदन दास जी, गजल गायकी के लिए बाकायदा तलफ्फुज की जरूरत होती है, तो जबान का एक सलीका भी होता है जी। तो आपको कुछ खास मेहनत करनी पड़ी, बाकायदा इसके लिए भी तालीम लेनी पड़ी, या फिर सुन सुन के? एक तो माहौल से आया, क्योंकि क्या है कि जब मैं दिल्ली में आया तो मैं निजामुद्दीन में रहता था, तो गालिब एकेडमी बिल्कुल हमारे घर के सामने ही था। हमेशा वहाँ कोई सेमिनार हुआ, कुछ हो, जैसे हुआ करता था वहाँ पे, तो मैं वहाँ पे अक्सर वहाँ जाया करता था। और वहाँ जाने से क्या हुआ कि जितने भी शायर थे वहाँ आया करते थे वहाँ पे, तो वो हमारे कभी दोस्त बन गए। तो बैठ के उनके साथ बातचीत करना, शेर व शायरी के बारे में बात हो रही है, तलफ्फुज के बारे में कैसे उसको ठीक करना है, गाना है तो उसको कैसे बोलना है, क्या है, तो वहाँ से मुझे बहुत मतलब प्रैक्टिकल जो है वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी। और नई पीढ़ी जो आती है गायन की दुनिया में, मतलब चाहे वो गजल हो, चाहे धूम धड़ाम गाने हो, तो उनके लिए कुछ कहिए कि किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। जैसे आपने भी जिक्र किया कि बचपन में शब्दों को साधते हैं, सुनते हैं, तो पहले तो तालीम होनी चाहिए, अच्छे गुरु के साथ तालीम होनी चाहिए। अगर उनको गजल गाना हो तो तलफ्फुज पे ध्यान देना चाहिए। उर्दू अगर सीखें तो बहुत अच्छी बात है, और जो गा रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि मैं क्या गा रहा हूँ। जो है बेसिक जो है तालीम क्लासिकल का होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि जो मैं गा रहा हूँ कौन सा राग में है, क्या है। तो ये सब जरूरी है, और सुनना भी जरूरी है। जिन्होंने गाया है उनको सुनना बहुत जरूरी है। सही बात है, सुनने से भी बहुत कुछ आता है। चंदन दास जी, एक दौर था जब दूरदर्शन पर कार्यक्रम आते थे, आपके कार्यक्रम आते थे, और कई गजल गायकों के प्रोग्राम्स आया करते थे। एक प्रोग्राम आता था सुगम संगीत के नाम से, है ना, तो उसके बारे में हमें बताइए कि लोग बैठकर बाकायदा देखा करते थे सुनने के साथ साथ। हमारा तो ये हुआ कि सबसे ज्यादा जो मुझे जो पॉपुलैरिटी मिली, जो वो दूरदर्शन से ही मुझे मिला। लोगों ने पसंद किया, फिर हमको बुलाते थे, वो लोगों के लेटर्स आ रहे हैं या आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप आइए। तो हम जा के वो रिकॉर्ड करके आ जाते थे। कि बिहार के जैसे छोटे गांव, दतिया और इस तरह के गांव में जगह जाके वहाँ प्रोग्राम दिया मैंने। मध्य प्रदेश में बहुत प्रोग्राम किए हमने। तो ये सब जो था ये वो दूरदर्शन के माध्यम से ही था। मैं इसके लिए मैं बहुत दूरदर्शन का मैं बहुत आभारी हूँ। चंदन दास जी की यामिनी जी के बारे में हमने आपसे पूछा जी। अपने सुपुत्र के बारे में बताइए, बेटे के बारे में, वो क्या कर रहे हैं? एक ही बेटा है, ड्रामा वगैरह करता था और फिल्मों में भी आया। गाने की ओर रुझान नहीं रहा उनका? गाने का था, लेकिन एक्टिंग में ज्यादा काफी उसको दिलचस्पी, और उसको ऑफर भी बहुत मिले। रणबीर कपूर के साथ वेकअप सीट वगैरह में भी उसने काम किया, काफी फिल्मों में काम किया उसने। उसका नाम नमित दास है। तो उनके सीरियल्स आपको जब देखते हैं तो कैसा लगता है, कैसा एहसास होता है आपको एक पिता के तौर पे? खुशी होती है, और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी देखे उसके लिए दुआ करे। तो अब इस वक्त आपके बेटे के लिए कोई गाना होना चाहिए, गजल नहीं जी। क्योंकि मुझे लगता है कि नए दौर के बच्चों को गाना ही ज्यादा रुचेगा। फिल्मी गाने जी, है ना। तू प्यार का सागर है। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। प्यार का सागर है। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली,
जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा। राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। खड़ी कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। और अब चलते चलते कोई खास बात कहना चाहते हैं अपने तमाम श्रोताओं से, कोई वाकया याद आ रहा है? नहीं, बस मैं यही कहूँगा कि आज के दौर में प्यार मोहब्बत की बहुत कमी है। बहुत लोग व्यस्त हैं हर चीज में, तो प्यार दें और प्यार बांटें, यही मैं चाहूंगा। और प्यार से गजलें सुनिए, प्यार से गजलें सुनिए। अब मेरा ये कहने को जी चाह रहा है कि बस न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। मुलाकात तो हो गई, फिर भी आरजू का सफर खत्म नहीं हो रहा है हमसे। तो मैं आप जाते जाते एक शेर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं इस उम्मीद पे डूबा कि तू बचा लेगा। क्या बात। फिर इसके बाद मेरा इम्तिहान क्या लेगा। वाह। मैं बुझ गया तो हमेशा को बुझ ही जाऊंगा, कोई चिराग नहीं हूँ जो फिर जला लेगा। क्या बात है। और गायकी की ये जो महफिल सजी है, मेरा जी चाह रहा है कि बस ये यूं ही सजी रहे और मैं आपसे सवाल पूछती रहूं, आप कहते रहें और गाते रहें। लेकिन समय की जो पाबंदी है, वक्त ये कह रहा है कि अब इजाजत ले ली जाए श्रोताओं से। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं चंदन दास जी, विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी सारी बातें हमारे साथ, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यादों का सिलसिला, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गजल गायक चंदन दास से ममता सिंह की बातचीत। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे प्रदीप शिंदे और प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। यादों का सिलसिला।